Yeah, so welcome back everybody, and today we are doing lecture number 4. 3 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं प्रीवियस क्लास में, ठीक है। और हम बेसिकली पढ़ रहे हैं क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर है फिजिक्स का। और 3 लेक्चर हमने ऑलरेडी कवर अप कर दिया है। देखो जिनका लेक्चर छूटा हुआ है, ठीक है, अपने बैकलॉग को कवर करो, इस चैप्टर को वहाँ से देखना शुरू करो। सिंस लेक्चर नंबर 1 बहुत बेसिक से, बहुत ही छोटे लेवल से मैंने इस पूरे चैप्टर को शुरू किया। अगर पहली बार भी देख रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप एक ड्रॉपर बच्चे हैं तो आपको ये एक्सपेक्टेड है कि आप इस चैप्टर को पहले पढ़ो, बिल्कुल नहीं। प्री रिक्विजिट कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के। अगर पहले आप नहीं भी पढ़े हो कोई बात नहीं, लेक्चर 1 से देखोगे सब कुछ समझ आएगा। इन डिटेल मैं छोटी छोटी चीज़ों को कवर अप करते हुए आया हूँ यहाँ तक। प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। प्रीवियस क्लास में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशंस के बारे में डिस्कशंस किए थे और कुछ अच्छे सवाल भी हमने सॉल्व किए थे न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है। ठीक, मैं उस टाइप का टीचर नहीं हूँ कि मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा के निकल जाऊँ, मैं सबको न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। मेरे और भी सारे वीडियो, जब आप अगर आप नए हो और आप मुझे नहीं जानते हो तो मेरे और भी सारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो केमिस्ट्री से रिगार्डिंग। मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करा और क्लासेस के अंदर भी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ और बढ़िया से मैंने सारे कॉन्सेप्ट को कवर अप किया था। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन को देखा था, जिसमें हमने 3 केसेस को बहुत अच्छे से डील किया था, ठीक। और ये एक्सपेक्टेड है आप सभी से कि आपने प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा, ठीक है। चलिए, सो वील स्टार्ट ऑफ टुडे लेक्चर, दिस इज लेक्चर नंबर 4, ठीक है। और आज बेसिकली हम शुरू करेंगे टुवर्ड द सेकंड पार्ट। इस चैप्टर में देख दूसरा पार्ट है। वो पार्ट कौन सा है? अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम बहुत सारी चीज़ों पे स्टडी कर रहे थे। जब फ्लूइड जो हमारा रेस्ट में था, बेसिकली हम हाइड्रोस्टैटिक ब्रांच को स्टडी कर रहे थे अभी तक, ठीक है। टिल नाउ हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं कि जब फ्लूइड रेस्ट में होता है तो हम उसके प्रेशर का मेजरमेंट कैसे करते हैं, पूरे आर्किमिडीज प्रिंसिपल बायोंड फोर्स का मेजरमेंट कैसे करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमने अभी तक देखी हैं। लेकिन अब जो दूसरा सेक्शन शुरू होगा वो हाइड्रोडायनेमिक्स का सेक्शन होगा। हाइड्रोडायनेमिक्स इन द सेंस कि अब फ्लूइड जो है वो मूवमेंट करेगा, मोशन करेगा, तो अब हम उसके सारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। अब जो यहाँ से लेक्चर शुरू होगा, यहाँ से फ्लूइड फ्लो में रहेगा, मतलब फ्लूइड बेसिकली क्या होगा, मोशन में होगा। तो उससे रिगार्डिंग जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत बेसिक से शुरू करता हूँ, ठीक है। आज का लेक्चर को मैं शुरुआत करता हूँ, पहले तो इंट्रोडक्शन देता हूँ कि क्या और क्या क्या चीज़ें, क्या कौन कौन से फिनोमेना आपको देखने को मिलेंगे इस पे, ठीक है। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन पाइप है, जिस क्रॉस सेक्शन पाइप के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, फ्लूइड का मोशन करा रहे हैं। मतलब कि मैं यहाँ एक क्रॉस सेक्शन पाइप ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। पहले फ्लूइड के मोशन को समझो, उसके बाद इसके अंदर हम इन डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। लेट्स से हमारे पास ये एक क्रॉस सेक्शन पाइप थी जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है। समझ लो कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है कि हर पॉइंट पे जो एरिया है उसका वो सेम है, डायमीटर और एरिया जो है वो सेम है। मतलब अगर मैं इस सेक्शन की बात करता हूँ, लेट्स से दिस सेक्शन इज नोन एज A1, और अगर मैं इस दूसरे सेक्शन की बात करता हूँ, इसका है A2। कहने का मतलब ये है कि ये वाला क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो A1 है और दूसरे क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है दैट इज A2। सबको पता है क्रॉस सेक्शन क्या होता है? आई थॉट सबको पता होगा ये, ठीक है। इस पाइप के थ्रू मैं क्या करता हूँ, इस वाले एंड से वाटर को एंटर कराता हूँ। तो फ्लूइड क्या करेगा, पानी या जो लिक्विड होगा वो क्या करेगा, वो इसके अंदर से फ्लो होते हुए इस दूसरे वाले क्रॉस सेक्शन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये एक जनरलाइज केस है जिसमें मैंने फ्लूइड फ्लो का डिस्कशन किया। मतलब मैं क्या किया कि क्रॉस सेक्शन पाइप ली जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। मतलब यहाँ जो एरिया है, यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम A1 टू A2, ये दोनों एरिया क्या है, आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया है मैंने। मतलब कि उसका जो क्रॉस सेक्शन है, उसका जो एरिया है वो बदल नहीं रहा है, वो हर पॉइंट पे सेम है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो हमने एक एंड से फ्लूइड को एंटर कराया और वो इस क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन पाइप के थ्रू दूसरे एंड से फ्लूइड बाहर जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं फ्लूइड इन फ्लो। तो यहाँ फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो भी चीज़ें होंगी हम सब इसी इसी के बेसिस पर कंसिडर करेंगे। अब हम फ्लू जो है वो रेस्ट में नहीं, अब हम फ्लूइड का फ्लो के बीच जो भी प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होंगी वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अब ये तो बहुत अच्छी बात है क्या, कि अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि लेट्स से ये मैंने एक पॉइंट पिक कर लिया इस क्रॉस सेक्शन पाइप के अंदर, इस पॉइंट को मैं ए कहता हूँ, और मैंने एक और पॉइंट पिक कर लिया इस पॉइंट को, जिस पॉइंट को मैं बी कहता हूँ, ठीक है। अब मैंने तुमसे क्या कहा कि यार एक प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस लाओ। हमारे पास बहुत सारी प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है, जैसे डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है, यूट्यूब बैरोमीटर होता है। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं, ठीक है, जिसके हेल्प से हम किसी पॉइंट पे प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं। तो हमने क्या किया, इस ए पॉइंट पे प्रेशर का मेजरमेंट किया अपने डिवाइस से, ठीक। लेट्स से ये हमारा डिवाइस है, इससे हमने क्या किया, इस ए पॉइंट पे प्रेशर का मेजरमेंट किया, ठीक। इस पॉइंट का जो प्रेशर है उसको लेट्स से मैं एक वक्त के लिए पीए कह देता हूँ, ठीक है, प्रेशर एट पॉइंट ए।
सिमिलरली उसी डिवाइस को मैं कुछ देर बाद बी पॉइंट पे ले गया और इसी डिवाइस से इस पॉइंट का भी मेजरमेंट किया, इसके प्रेशर को हम कहते हैं लेट्स से प्रेशर पीबी, ठीक है। तो जो हमारी रीडिंग्स आई जब हम एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन पाइप के थ्रू जब हम मेजरमेंट किए फ्लूइड के फ्लो का, तो मैंने जब ए और बी पॉइंट पे प्रेशर का मेजरमेंट किया तो हमारी जो रीडिंग आई उसको जब हमने देखा तो हमको ये पता चला कि जो प्रेशर एट ए है वो एकदम बराबर है प्रेशर एट बी के। तो इससे क्या कंक्लूड किया जा सकता है? इससे ये कंक्लूड किया जा सकता है कि अगर एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन पाइप के थ्रू कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो अगर मैं कोई एक पॉइंट रेफरेंस पॉइंट मान लूँ और उस पॉइंट पे मैं प्रेशर का मेजरमेंट करता हूँ और सिमिलरली एक और दूसरा पॉइंट मैं मान लूँ जिस पॉइंट पे प्रेशर का मेजरमेंट करता हूँ, अगर वो दोनों प्रेशर सेम है, इसका मतलब ये है कि सर जितना मास यहाँ से अंदर जा रहा है उतना ही मास यहाँ से बाहर आ रहा होगा। बिल्कुल यार, जितने अमाउंट की फ्लूइड, मास मतलब अमाउंट ऑफ फ्लूइड, तो जितने मास, इसको कहते हैं मास फ्लो पर रेट। मैं बताऊंगा अभी आगे और इन डिटेल पढ़ेंगे, बट फिलहाल मैं तुमको आइडिया दे रहा हूँ कि जो हमारा फ्लूइड फ्लो का सेक्शन है वो हम कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि दोनों पॉइंट पे जब मैंने प्रेशर का मेजरमेंट किया तो प्रेशर आ गए इक्वल। ये कौन से केस में था? ये उस केस में था जिस केस में ये जो पाइप था, इस पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म है। तो यहाँ नोट कर लीजिए कि इस केस में जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल पाइप है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब आपको समझ गए होंगे कि हर पॉइंट पे जो एरिया है वो सेम है, ठीक है। मतलब एक समझ लो सीधी पाइप, ठीक है, एक सीधी पाइप, एक स्ट्रेट पाइप जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म हो हर पॉइंट पे, ठीक। तो ये एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल पाइप है। तो जब इसके थ्रू हमने दो पॉइंट पे प्रेशर का मेजरमेंट किया तो दोनों पॉइंट पे प्रेशर का मेजरमेंट आया सेम, ठीक। अब हम क्या किए कि इस यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन पाइप में अगली साइड में आपको मैं लेके चलता हूँ। इस यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन पाइप में मैं कुछ वेरिएशंस करता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि पाइप का पहला हिस्सा तो मैं वैसे ही रखता हूँ, आगे जाने के बाद मैंने क्या किया, इस पाइप को थोड़ा ऐसे मोड़ दिया। सिमिलरली इस वाले एरिया को भी इस पाइप को ऐसे थोड़ा मोड़ दिया। अब सोच के देखो, क्या ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है? बिल्कुल नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, कैसे यूनिफॉर्म है? अगर मैं इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया को कंसीडर करता हूँ लेट्स से A1, और अगर मैं इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया को कंसीडर करता हूँ तो सर यहाँ तो A2 तो छोटा हो गया ना, देखो इसका एरिया क्या हो गया, कम हो गया। मैंने क्या किया, इस पाइप को इधर से भी दबा दिया, इस पाइप को इधर से भी दबा दिया। तो पहले केस में तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन था। अब मैंने क्या किया कि एक पॉइंट मैंने पिक किया और उस दोनों पॉइंट के ऊपर और नीचे से उस पाइप को से दबा दिया। तो इस केस में साफ साफ दिख रहा है कि सर जो A2 एरिया है वो छोटा है एज कम्पेयर टू A1, मतलब A1 बड़ा है A2 से। तो क्या ये एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का केस है? बिल्कुल नहीं सर। क्रॉस सेक्शन एरिया बदल गया तो यूनिफॉर्म तो नहीं कह सकते, मतलब एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का केस है, ठीक। अब इसमें भी मैंने क्या किया कि इधर से फ्लूइड का फ्लो कराया, मतलब मैंने पानी डाला इधर से, ठीक है। अब ये फ्लूइड फ्लो करते हुए क्या होगा, इस क्रॉस सेक्शन पाइप के थ्रू जाएगा, सबको पता है, ठीक। और यहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब इसी केस मैंने क्या किया, मेरा मन किया कि मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट पे भी क्या करता हूँ, ये जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है इसके भी कोई दो पॉइंट को मैं पिक करता हूँ। लेट्स से दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सेम काम मैंने किया, पॉइंट ए पे भी मैंने प्रेशर का मेजरमेंट किया डिवाइस से लेके, और पॉइंट बी जो है वहां भी मैंने क्या किया, प्रेशर का मेजरमेंट किया। और जब मैंने देखा तो मुझे ये रीडिंग्स मिली कि जब पॉइंट ए का जो प्रेशर है अगर वो पीए है और पॉइंट बी का जो प्रेशर अगर वो पीबी है, तो मुझे देखने को मिला कि प्रेशर एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट बी। अब इस चीज को देख के मैं थोड़ा हो गया हैरान। क्यों? क्योंकि जब हमने यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का केस लिया था तो हमको ये पता चला था कि कोई भी पॉइंट उठा लो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में, उन दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर सेम था। लेकिन जैसे ही हमने क्रॉस सेक्शन को बदला, सर प्रेशर बदल गया। और कैसे चेंजेस आए, प्रेशर जो है वो कम हो गया। मतलब अगर मैं A2 पे प्रेशर मेजर करता हूँ, इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया में प्रेशर मेजर करता हूँ, तो यहाँ का जो प्रेशर है, ठीक है, लेट्स से PA2, वो क्या है, वो कम है एज कंपेयर टू अगर मैं इस A1 पे मेजर करता हूँ लेट्स से PA1। यानी कि जैसे ही हमने पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया घटाया तो प्रेशर कम हो गया। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? बिल्कुल है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये सब कुछ अब हम पढ़ेंगे आगे, जो आएगा कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज प्रिंसिपल, जो कि बच्चे बहुत डरे होते हैं उससे, ठीक है। बट यकीन मानो एट द एंड जुड़े रहो। बर्नौलीज प्रिंसिपल ऐसे समझ के जाओगे कि कभी दोबारा डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर लोगे, लग जाएंगे एकदम सही तरीके से, इसी गारंटी मैं लेता हूँ। मैं जो पढ़ाऊंगा अगर वो तुमको समझ आ गया तो तुम डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो बर्नौली से रिलेटेड इक्वेशंस। और बिल्कुल चिंता नहीं करना है, क्रॉस सेक्शन एरिया बदल देगा तो भी प्रेशर का मेजरमेंट कर लेंगे, एंड क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा तो भी प्रेशर का मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है।
तो ये फंडा होने वाला है। अब कैसे प्रेशर बदलेगा, क्या क्या कंसिडरेशंस हैं, बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशंस क्या है, फ्लोज, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो क्या है, ये सब चीजें आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो आई थॉट अब ये दूसरा सेक्शन आपका एक पिक्चर बन गया होगा कि इस दूसरे सेक्शन में हाँ सर कैसे पढ़ने वाले हैं हम फ्लूइड के फ्लो को। ठीक है, समझ आया? अच्छा, आपके मन में ये सवाल नहीं आया क्या कि सर प्रेशर कम हो गया, ये आप कैसे कह दियो? क्योंकि अभी अभी आपने क्या पढ़ाया है, कुछ एक दो लेक्चर पहले मैंने क्या पढ़ाया था कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, सबने पढ़ा है बिल्कुल। तो सर अगर आपने एरिया को घटा दिया तो प्रेशर को तो बढ़ना चाहिए था। सही बात है कि नहीं? हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर आप एरिया को घटाओगे तो प्रेशर जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है, तो प्रेशर तो बढ़ना चाहिए था। मतलब बी पॉइंट का प्रेशर तो ज्यादा होना चाहिए था एज कम्पेयर टू पी ए पॉइंट। फिर आपने उल्टा क्यों लिखा है? क्या किसी के मन में ये सवाल नहीं आया? एक बार देखा जाए जरा तो, क्या किसी के मन में ऐसा सवाल नहीं आया कि सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि जो बी पॉइंट का प्रेशर है वो घट गया, यहाँ तो बढ़ना चाहिए था। तो एक चीज ध्यान रख लो, ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल है और गलती बहुत ज्यादा करते हैं। हमेशा याद रख लो, ये कंडीशन तब वैलिड है जब आपका फोर्स कांस्टेंट हो। क्यों भाई? क्योंकि अगर मेरे को प्रेशर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनाना है एरिया के, तो यार किसी एक क्वांटिटी को कांस्टेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो हमने फोर्स के बारे में कोई बात ही नहीं की। क्या हमारे पास यहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है फोर्स के रिगार्डिंग? बिल्कुल भी नहीं। तो हमको क्या पता कि फोर्स कांस्टेंट है कि नहीं है? तो एक चीज हमेशा याद रख लो, अब जो ये प्रेशर का फार्मूला आप पढ़े हो, ये बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करना है। ये तब अप्लाई किया जाता है जब आपका फ्लूइड जो हो वो स्टैटिक में हो या फिर रेस्ट में हो। अब जो है वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसीलिए ये जो प्रेशर का फार्मूला हमने पढ़ा है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये भूल के भी यूज मत करिएगा। आपके इक्वेशंस गलत आएंगे और आंसर्स गलत आएंगे। इसी वजह से हम इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ी देर में आपको भी बताऊंगा, ये क्यों हुआ, एरिया कम करने पे प्रेशर, एरिया कम करने पे प्रेशर जो है वो कम क्यों हो गया, ये मैं आपको आने वाले इक्वेशंस में बताऊंगा। ठीक, और एक और चीज याद रख लेना, क्या कि जैसे ही हमने क्रॉस सेक्शन एरिया को घटाया, एक और चीज यहां बदली, और वो ये बदली कि ये जो वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट में जो वेलोसिटी है ना फ्लूइड की, वो ज्यादा हो गई। ये जो जहां से फ्लूइड इंटर कर रहा था वहां की वेलोसिटी अगर वी ए है, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि आपको पतला दिख रहा है, जो कि नैरो है, अगर मैं उसकी वेलोसिटी को वी बी कहता हूं, इस पॉइंट की वेलोसिटी को वी बी कहता हूं, तो एक चीज हमेशा याद रख लो, जो वी बी होगा वो ग्रेटर देन होगा वी ए के। मतलब जैसे ही आप एरिया को कम कर रहे हो, इस चीज से क्या कंक्लूड किए आप कि अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया को सर घटा रहे हो तो उसकी वेलोसिटी तो बढ़ रही है लेकिन उसका प्रेशर घट रहा है। ठीक है, तो बस इतनी चीजें कंक्लूड करिए और चलिए निकल चलिए मेरे साथ किसके सफर पे, ये वाले सफर पे जहां हम फ्लूइड को फ्लो करते हुए स्टडी करेंगे। तो ये आई थॉट इतना इंट्रोडक्शन, ये पिक्चर आपके दिमाग में बन गई होगी कि यहाँ से लेक्चर जो है वो कैसे चलने वाला है। अभी तक फ्लूइड स्टैटिक था तो हम सब कुछ देखते थे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखा, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन देखा, एंड दैट दिस एंड दैट सब कुछ हमने देखा। ठीक है, फिर हमने वेरिएशन ऑफ डेप्थ ऑफ प्रेशर देखा, सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक, अब यहाँ से क्या शुरू होगा, यहाँ से फ्लूइड फ्लो शुरू होने वाला है। तो आई थॉट एक क्लियर पिक्चर बन गई होगी। फटाफट से मुझे बता दीजिए कि क्या सबको समझ आया अभी तक की सारी चीजें। चलिए फटाफट से चैट सेक्शन में फटाफट से मुझे बता दीजिए क्या अभी तक सबको समझ आया। ठीक, जल्दी से, ठीक, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, क्या अभी तक सबको क्लियर पिक्चर बन गई कि क्या होने वाला है आज के लेक्चर में और कैसे हम स्टडी करेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक, रेस्पॉन्सेस आने चाहिए तभी मैं आगे बढ़ता हूँ लेक्चर में। ठीक है, इसीलिए सभी लोग रिस्पॉन्स देते चला करो। ठीक है, चलिए, ठीक है भाई, चलिए फिर, ठीक है। अब जैसे ही आप घुसते हो किसी सेकंड पार्ट में, आपको सबसे पहली चीज पढ़नी है दो तरह का फ्लो। कौन सा? टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो इसको कहते हैं। ठीक, एक को कहते हैं लेमिनार फ्लो, एक को कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो, सुना होगा आपने। ठीक है, तो आ जाइए टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो पे। फ्लूइड कैसे फ्लो करती है भाई? दो तरीके का होता है फ्लूइड फ्लो। कौन सा? एक तो लैमिनार और दूसरे को टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी है, बिल्कुल चिंता मत करिए।
मैं बताऊंगा, समझाऊंगा आपको, ठीक है। क्या है, आइए लैमिनार फ्लो की बात करते हैं। क्या होता है लैमिनार फ्लो? बहुत सिंपल है, देखो जब भी फ्लूइड क्या करे, जब भी फ्लूइड फ्लो कर रही है किसी भी क्रॉस सेक्शन से, या फिर अगर मैं ओपन टू एयर बात करूं, जरूरी नहीं कि सिर्फ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं, कहीं आपने पाइप के अंदर से भी बाहर निकलते हुए फ्लूइड को देखा होगा, जाहिर सी बात है ना। सबके घर में टैंकी वैंकी लगी हुई है, उसमें से जब आप क्या करते हो, कभी पाइप से कहीं पानी वानी डालना होता है तो पाइप के थ्रू पानी क्या करते हो, फ्लो करता है, सबने देखा होगा ओपन टू एयर भी, ठीक है। देखो फ्लूइड फ्लो जो लैमिनार फ्लो तब कहा जाता है ना, बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया, एक सिंपल सा क्राइटेरिया क्या है, जब भी फ्लूइड जो हो अगर वो फ्लो करे, क्या, एक सिंपल, जैसे ये फ्लूइड की एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, तो अगर कोई भी फ्लूइड लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फ्लूइड का फ्लो अगर लेयर बाय लेयर हो रहा है, शॉर्ट भाषा में कहें तो अगर वो बहुत ही स्मूथ फ्लो है, बहुत स्मूथ फ्लो हो रहा है, उस तरह के फ्लो को लैमिनार फ्लो कहते हैं। वेयर एज अगर मान लो ये फ्लूइड की एक लेयर है और इसको काटती हुई फ्लूइड की दूसरी लेयर ऐसे निकल जाए, इसको काटती हुई फ्लूइड की तीसरी लेयर ऐसे निकल जाए, चौथी लेयर ऐसे निकल जाए, इस तरह के फ्लो को कहते हैं टर्ब्यूलेंट फ्लो। तो बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, क्या, लैमिनार फ्लो का मतलब ये है कि सर लैमिनार फ्लो तब होगा जब एक फ्लूइड की लेयर, दूसरी फ्लूइड की लेयर, तीसरी फ्लूइड की लेयर, लेयर्ड बाय लेयर्ड फ्लूइड का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह हो रहा हो और वो बहुत ही स्मूथ फ्लो हो रहा हो, उसको हम लैमिनार फ्लो कहते हैं। वेयर एज अगर आपका जो फ्लूइड का फ्लो है अगर वो इरेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए फ्लो कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं टर्ब्यूलेंट फ्लो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, ठीक है, नेट से अभी खोल के, लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो का, तो आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड। टर्बुलेंट एंड लैमिनार फ्लो आप देख लो यहाँ, ठीक, तो आपको समझ आएगा कि स्मूथ फ्लो का क्या मतलब है, ठीक। देखो ऐसा कुछ, देखो ऐसा कुछ, देखो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ये क्रॉस सेक्शन के थ्रू, देखो लेयर्ड बाय लेयर बहुत ही स्मूथ फ्लो दिख रहा है आपको, ठीक है, फ्लूइड का बहुत ही स्मूथ फ्लो दिख रहा है। वेयर टर्बुलेंट में देखो, टर्बुलेंट में क्या हो रहा है, जिग जैग आपको दिख रहा है बहुत सारा, मतलब इसमें जो इसकी जो लेयर होती है फ्लूइड की, वो बहुत क्या होती है, वो एक दूसरे को काटते हुए जाती है, ठीक है। अगर इसका कोई रियल लाइफ पिक्चर देखने को मिल जाए तो ज्यादा सही है। कोई पिक्चर है क्या? रुक जाइए, ठीक है, मैं ढूंढता हूँ इस पे, आप लोग के लिए अगर आपको समझ में आ जाए तो ये चीज, ठीक है। रुको फ्लूइड फ्लो रियल लाइफ फोटोज तो पता चल जाए शायद, ठीक है। हाँ देखो, दिख रहा है, देखो ये टर्बुलेंट फ्लो है, ये टर्बुलेंट कैसे है, दिख रहा है साफ साफ, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें लेयर्ड बाय लेयर्ड फ्लो आपको देखने को नहीं मिल रही है, इसमें जो फ्लूइड की जो लेयर है वो दूसरे को क्रॉस करते हुए निकल रही है, जिगजैग मोशन है। ये देखो ये सिंपल है लैमिनार फ्लो, देखो ऐसा देखा है कभी, देखा होगा बिल्कुल, कहीं कभी ना कहीं तो देखा होगा। देखो ये लैमिनार फ्लो है, लैमिनार फ्लो को देखो बहुत ही स्मूथ फ्लो, ये इतना स्मूथ फ्लो है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी इतनी ज्यादा है कि पीछे से उसकी उंगली भी दिख रही है, देखो। तो इस केस में क्या है, जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है वो कैसा है, वो लेयर्ड बाय लेयर्ड है। वेयर एज अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, सो दिस इज योर व्हाट, टर्बुलेंट फ्लो, दिस इज योर व्हाट, टर्बुलेंट फ्लो, देखो ये टर्बुलेंट फ्लो है, दिख रहा है। तो आई थॉट ये आपको अब एक क्लियर पिक्चर बन गई होगी कि लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो का मतलब क्या है। समझ आया सबको, समझ आया सबको, ठीक है, समझ आया। मैं तुमको क्लास के बाहर फेंक दूंगा, हरिओम शर्मा, बदतमीजी क्लास में करो मत, मेरी क्लास में, समझ आएगी नहीं, मुझे जानते नहीं हो तुम, ठीक है। जितना कहा जा रहा है, जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है, चुपचाप सभी क्लास करो, क्लास खत्म होगी तो एंड में मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अभी क्लास के बाहर फेंक दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा, रोते रह जाओगे। जो पढ़ाया जा रहा है चुपचाप अभी उसको पढ़ो, समझ आएगी नहीं। मेरा यही बचा हुआ कि मैं सबको नंबर नंबर बांटते फिरूं डाउट सेशन के लिए, 4 दिन क्लास में आते नहीं हो, हाँ। चुपचाप या तो क्लास में करो वरना निकाल के फेंक दूंगा अभी बाहर। तो नोट करिए, ठीक है, थोड़ा सा चीजें लिख लीजिए लैमिनार फ्लो के अंदर, जस्ट डेफिनेशन वाइज इसको लिख सकते हैं आप, कि इफ अ लिक्विड
flows over a horizontal surface. horizontal मतलब कुछ ऐसे, लेयर्ड बाय लेयर, ठीक है। अब रेफरेंसेस के लिए लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, जब आप कभी नोट्स पढ़ने जाएंगे तो आपको ये आसानी हो जाएगी। हाँ, इसमें एक और कंडीशन क्या है मैं आगे बताऊंगा, विद अ स्टीडी फ्लो। अभी आप लिख लीजिए, स्टीडी फ्लो का मतलब मैं आपको समझाऊंगा। स्टीडी फ्लो का मतलब क्या होता है, जब मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन अभी आगे पढ़ाऊंगा तो आपको इस स्टीडी फ्लो का मतलब समझाऊंगा, ठीक है। एंड मूव्स इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। लेयर शब्द कहीं लग जाए अगर फ्लूइड के फ्लो में तो आप क्या समझेंगे, आप उससे कंसिडर करेंगे कि वो लैमिनार फ्लो है, ठीक है। ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज, जाहिर सी बात है हर लेयर की डिफरेंट वेलोसिटी हो सकती है, जरूरी थोड़े है कि नीचे वाले लेयर की जो वेलोसिटी हो वो ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी सेम ही हो, ऐसा नहीं है। जब आप जब आप अपने इंजीनियरिंग सेशन में जाएंगे ना, जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपका एक सब्जेक्ट मिलेगा, आपको इसी बेसिस पर सब्जेक्ट पढ़ना है जिसको बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहा जाता है। तो वहाँ आपको एक इक्वेशन डिराइव करने को मिलेगी, जहाँ आप जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, जैसे जैसे फ्लूइड की लेयर में आप ऊपर मूव करते हो तो आपको पता चलता है कि वेलोसिटी जो है वो बढ़ते जाती है। तो हमेशा ये चीज याद रख लीजिएगा कि फ्लूइड के का जो फ्लो है, फ्लो का अगर मैं एक सबसे नीचे वाले लेयर की बात करता हूँ, ठीक है, लेट्स से इतने क्रॉस सेक्शन में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो उसके अगर सबसे नीचे वाला जो आपका लेयर होगा और सबसे ऊपर वाला जो आपका लेयर होगा, तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी। ये आपको कंक्लूड करके चलना है। इसलिए मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ कि अगर एक फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी, हमेशा याद रखिएगा जो जो भी लेयर्स होगी फ्लूइड की, उनकी वेलोसिटी आपस में क्या होगी, डिफरेंट होगी एक दूसरे से, वो सेम नहीं होगी, ठीक है। ठीक, विच डू नॉट मिक्स, which do not mix with each other. Such type of flow, such type of fluid flow is called laminar flow. इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लैमिनार फ्लो। समझ आ गया सबको लैमिनार फ्लो क्या होता है। चलो, सिमिलरली टर्बुलेंट आपको समझ में आ गया। टर्बुलेंट में क्या होगा, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, जिगजैग हो जाएगा उसके लेयर में, एक स्मूथ लेयर नहीं होगी, ठीक है। तो फटाफट से लिख लीजिए आप टर्बुलेंट फ्लो में भी। और अभी इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, ये कैलकुलेशंस में कई बार पूछता है, ठीक है। इससे न्यूमेरिकली एक चीज बन जाती है, कैसे, वो पूछता है ना कि बताओ कौन सा फ्लो लैमिनार होगा, कौन सा फ्लो टर्बुलेंट होगा, तो उसको अभी कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए, छोटा सा टर्म है टर्बुलेंट, फटाफट से, ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसको नोट कर लीजिए कि टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है फ्लूइड का, ठीक। जब भी लिक्विड क्या हो आपको पता है, अब तो जब भी लिक्विड क्या हो, मूव करे, बट उनकी जो लेयर्स है वो आपस में क्या करें, इंटरमिक्स हो जाए, तो फिर वो टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है, ठीक है। तो लिख लो फटाफट से, व्हेन अ लिक्विड, सॉरी, व्हेन अ लिक्विड moves in a way that the motion of the particles of liquid becomes क्या होगा, irregular। irregular मतलब अब वो लेयर्ड बाय लेयर्ड फ्लो नहीं करेगी, ठीक है, और इंटरमिक्स विथ ईच अदर, इंटरमिक्स विथ ईच अदर, ठीक है। सच टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। चलिए, ठीक, चलो, तो ये तो मोटी मोटी बातें होगी टर्बुलेंट और लैमिनार फ्लो की, ठीक है। अब एक चीज पता है क्या, एग्जाम में एक से एक चीज पूछी जाती है, क्या, इसकी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी होती है। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आप बताओ, आपको कुछ डेटास गिवन होंगे और उस डेटा के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ, ये जो फ्लो हो रहा होगा फ्लूइड का, क्या ये लैमिनार होगा या फिर टर्बुलेंट होगा। तो उसके लिए अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसको कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर, ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली एक नंबर है। कैसा नंबर है, ये ऐसा नंबर है जो कि बताएगा कि आपका फ्लूइड का जो फ्लो है वो लैमिनार है या टर्बुलेंट है, ठीक है। सिंपल सा एक नंबर है, और उसको कैलकुलेट करने का एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, वो ये है, लिखिएगा मेरे साथ, जिसको कहते हैं R इज इक्वल्स टू रो इंटू वी इंटू डी अपॉन म्यू। क्या लिखवाया मैंने लिखवाया, अच्छे से लिख देता हूं, मैंने लिखवाया
ऊपर रो इंटू वी इंटू डी अपॉन म्यू। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं बारी बारी से। इसको कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड नंबर अगर आपको पता होगा तो आप बता सकते हो कि जो फ्लूइड है वो टर्ब्यूलेंट फ्लो हो रहा है उसका या फिर लैमिनार फ्लो हो रहा है, जिसमें जो रो है वो है डेंसिटी। किसकी? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। जो आपका फ्लूइड है उसकी डेंसिटी को रो कह दिया गया। v जो है दैट इज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। अगर क्वेश्चन आता है इससे तो आपको डेंसिटी गिवन होगी, आपको वेलोसिटी गिवन होगी, और जो d पता है d क्या है? d है आपका डायमीटर। कौन सा डायमीटर? डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन। किसका? पाइप का, जिस पाइप के थ्रू फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। ठीक, डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप। अभी जो म्यू दिख रहा है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्यों? ये म्यू पता है, ये म्यू को कहते हैं विस्कोसिटी। इसको कहते हैं विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, अब बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल मत डरिए। ये विस्कोसिटी शब्द क्या है सर? बिल्कुल चिंता मत करिए, ये चैप्टर जैसे ही आगे बढ़ेगा इस चैप्टर में आपको ये टर्म को इंट्रोड्यूस कर दूंगा। अभी फिलहाल के लिए बस इसको याद रख लीजिए कि जो रेनॉल्ड नंबर है उसके फॉर्मूले में डिवाइड में विस्कोसिटी आता है। विस्कोसिटी क्या होता है बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। आने वाले लेक्चर में ये आएगी बात, बट फिलहाल याद रख लीजिए कि आपको रो भी गिवन होगा, आपको वी भी गिवन होगा, डायमीटर गिवन होगा और म्यू गिवन होगा। रेनॉल्ड नंबर आप निकालेंगे और रेनॉल्ड नंबर निकाल के आप बता सकते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो है या लैमिनार फ्लो है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर कैसे बताएंगे? चलिए आर तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, अब बताएंगे कैसे कि टर्बुलेंट फ्लो है या फिर लैमिनार फ्लो है। तो उसकी कंडीशन नोट कर लीजिए। दो कंडीशन है क्या? अगर आपका आर का वैल्यू लेस देन 2000 आया उस केस में क्या होगा? उस केस में जो फ्लो होगा वो लैमिनार फ्लो होगा। मतलब जब आप आर कैलकुलेट करोगे ये सारी वैल्यू को पुट करके, अगर वो लेस देन 2000 आता है सो आपका जो फ्लो होगा दैट विल बी लैमिनार फ्लो। सिमिलरली अगर आपकी आर की वैल्यू इन बिटवीन 2000 टू 3000 आ रही है तो इसको कहते हैं ट्रांजिटिव फ्लो। अच्छा, ट्रांजिटिव फ्लो का मतलब? ट्रांजिटिव फ्लो का मतलब कि ना तो वो कंप्लीटली लैमिनार है ना तो कंप्लीटली टर्बुलेंट है, उनके बीच में का फ्लो है, इसको कहते हैं ट्रांजिटिव फ्लो। वेयर एज अगर आपकी आर की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 3000 आ जाए तो इस केस में जो फ्लो होगा दैट विल बी टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो ये बताने का पर्पज मेरा यही था कि मैं आपको रेनॉल्ड नंबर सिखा सकूं। रेनॉल्ड नंबर बेसिकली ऐसा नंबर है जो कि बताता है कि आपका जो फ्लूइड का फ्लो है वो कैसा है। ठीक है, दिस विल बी योर टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनार फ्लो। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? क्या टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो सबको क्लियर हो गया? क्या टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो सबको क्लियर हो गया? फटाफट से बताओ, क्या टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो सबको क्लियर हो गया? कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा फ्लो है? रेनॉल्ड नंबर के थ्रू, फटाफट से एवरीबॉडी। जो नए बच्चे हैं जो पहली बार अभी क्लास में देख रहे हैं वो भी बता दे। एक दो मुझे नए बच्चे दिख रहे हैं, बाकी और कोई नया दिख नहीं रहा है। ठीक है, क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक, चलिए ठीक है। सो दिस इज योर टर्बुलेंट एंड लैमिनार फ्लो के बारे में। ठीक, चलिए अब जैसे जैसे और इस टॉपिक में हम आगे बढ़ते जाते हैं, यहाँ हमारा शुरुआत होती है किसकी? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन, दोनों तरीके से कह लीजिए। या तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का या कंटिन्यूटी इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका बेस बनाएगा। बेस कैसा बनाएगा? जब आप आगे फर्दर इंजीनियरिंग परस्यू करेंगे तो वहां भी इस इक्वेशन का यूज होगा। ठीक है, अगर आप सिविल या मैकेनिकल ब्रांच चाहते हैं तो वहाँ तो ये सारी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी। किधर आपको पढ़नी पड़ेंगी? उसके अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स प्रॉपर एक आपको जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स करके एक प्रॉपर सब्जेक्ट मिलेगा, तो वहाँ ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है, ये सब टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, वहाँ और भी डेप्थ क्लासिफिकेशंस होती हैं। ठीक है, बट अभी फिलहाल हमको टर्बुलेंट और लैमिनार हमने पढ़ा। ठीक है, और हमने रेनॉल्ड नंबर के थ्रू कैलकुलेशन देखी। ठीक, अब हम आगे बढ़े तो अब हम बढ़ रहे हैं किधर? टुवर्ड्स कंटिन्यूटी इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दोनों दोनों तरीके से कह सकते हो। मैं फिलहाल लिखता हूं कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है, डरते झूठ मूठ का बच्चा है इससे, बट तुमको समझना है, सीखना है इस चीज को। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसे डिफाइन की गई,
क्या होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसको हम समझते हैं हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेके, ठीक है। लेट्स से हमारे पास क्या था, हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन की पाइप पड़ी हुई जो एक पाइप थी जो कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन तो नहीं था, उसके क्रॉस सेक्शन में कुछ वेरिएशंस थे, ठीक है। क्रॉस सेक्शन में क्या वेरिएशन थे वो अभी हम देखते हैं। लेट्स हमारे पास एक पाइप पड़ी हुई है, मैं पाइप कुछ ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, एक पाइप पड़ी हुई है, ठीक, ये ऐसी कुछ पाइप पड़ी हुई है जिसका क्रॉस सेक्शन एक एंड पे काफी मोटा है और दूसरे एंड पे मैंने क्रॉस सेक्शन को थोड़ा पतला कर दिया, ठीक, कुछ ऐसी पाइप है जो कि वेरिएबल क्रॉस सेक्शन के थ्रू है, यहाँ यूनिफॉर्म तो नहीं है, ये तो पता चल गया, ठीक। अब क्या हुआ, हुआ ये कि फ्लूइड यहां से इंटर किया, ठीक, फ्लूइड इंटर करेगा तो आगे बढ़ेगा यहां से इस क्रॉस सेक्शन पाइप के थ्रू, ठीक, और यहां से फ्लूइड का एग्जिट हुआ। तो यहां हमने दो क्रॉस सेक्शन डिफाइन किए, कैसे, एक तो सर यहां से यहां तक वाला क्रॉस सेक्शन जिसको कहते हैं लेट्स से क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, इसके क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है दैट विल बी A1, ठीक, ये वाला एरिया दैट विल बी A1, ठीक, दिस इज A1। और सिमिलरली ये जो यहां से यहां तक का जो क्रॉस सेक्शन है इसको मैं कहता हूं क्रॉस सेक्शन A2, ठीक है सर, समझ आ गया, दो वेरिएबल एरिया है, दोनों एरिया बदल रहा है तो हम A1 और A2 नाम दे सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज A2, ठीक है। तो मैं यहाँ कोई रैंडम सा पॉइंट, ये तुम्हारा क्या है, ये A2 है, ठीक। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन होता क्या है, ठीक, चलो ये तो समझ आ गया, हमने दो वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का एरिया बना दिया और फ्लूइड का फ्लो करा दिया, एक एंड से दूसरे एंड से फ्लूइड बाहर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से फ्लूइड एंटर और यहाँ से फ्लूइड बाहर जा रहा है, ठीक। चलिए अब हमको समझना है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, ठीक, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, क्या कहता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से होता क्या है कि जब भी किसी भी पाइप या फिर कोई यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू फ्लूइड का फ्लो होता है किसी एक एंड से, ठीक है, तो जिस एंड से फ्लूइड एंटर कर रहा होगा अगर वहां हम मास फ्लो रेट को मेजर करेंगे, क्या बोला मैंने, ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला कि किसी भी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो जिस जगह से फ्लूइड एंटर कर रहा है अगर मैं उस जगह पे मास फ्लो रेट को मेजर करूं और जिस जगह से फ्लूइड बाहर जा रहा है अगर मैं उस जगह भी मास फ्लो रेट मेजर करूं तो मुझे पता चलेगा कि किसी भी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू जो भी मास फ्लो रेट होता है वो पूरे एरिया में कांस्टेंट होता है। अब अगर मैं ऐसे बोला आपको ये चीज समझ नहीं आई होगी, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ इस चीज को, क्या बोला मैंने, यहां से क्या हो रहा है, यहां से फ्लूइड एंटर कर रहा है, ये एंटर वाला पोजीशन है, यहां से फ्लूइड क्या हो रहा है, ये आउट हो रहा है, ठीक है, इधर से इन हो रहा है इधर से आउट हो रहा है। अब मैंने क्या बोला कि जब आप इन पॉइंट पे मेजर करोगे, जब आप मेजर करोगे कि ये जो पॉइंट है लेट्स से ये जो एंटर वाला पॉइंट है इस पॉइंट को मैं यहाँ थोड़ा दिखा देता हूँ एरो से, मैंने इस जगह पे क्या मेजर किया, इस जगह मैंने मेजर किया मास फ्लो रेट। अच्छा मास फ्लो रेट क्या होता है पहले वो समझ लो, देखो मास फ्लो रेट मतलब कि कितना मास पर सेकेंड, ध्यान से समझना, कितना मास पर सेकेंड एंटर हो रहा है और कितना मास पर सेकेंड बाहर जा रहा है। तो मास पर सेकेंड यूनिट क्या होगी, केजी पर सेकेंड लिख सकते हो क्योंकि मास यूनिट केजी और सेकेंड यूनिट सेकेंड। तो केजी पर सेकंड का मतलब कि फ्लूइड का कितना अमाउंट पर सेकंड, फ्लूइड का कितना मास पर सेकंड किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू इंटर हो रहा है और कितना मास पर सेकंड किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू बाहर जा रहा है। अगर आप दोनों को कैलकुलेट करोगे तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से दोनों का मास फ्लो रेट, इसको क्या कहते हैं, मास पर सेकंड को कहते हैं मास फ्लो रेट। इस चीज को समझिए, मास फ्लो रेट का मतलब मास अमाउंट ऑफ द फ्लूइड पर सेकेंड, यानी मास ऑफ द फ्लूइड पर सेकेंड, इसको कहते हैं मास फ्लो रेट। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से किसी भी एक पॉइंट से जहां से फ्लूइड इंटर कर रहा है अगर मैं वहां मास पर सेकेंड मेजर करूंगा और जहां से फ्लूइड बाहर जा रहा है अगर मैं वहां भी मास फ्लो रेट मेजर करूंगा तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से दोनों का मास फ्लो रेट सेम होगा। कहने का मतलब ये है कि जितना फ्लूइड इंटर हो रहा है उतना फ्लूइड बाहर जा रहा है, इसी को कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। बस खत्म हो गया कंटिन्यूटी इक्वेशन। पूरी बात कंटिन्यूटी इक्वेशन में इतनी ही घूमती है क्या, कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि अब सोच के देखो ना, अगर मास फ्लो रेट कांस्टेंट होगा तभी तो यार जितना अंदर आ रहा है मास उतना ही बाहर भी जा रहा है।
सोच के देखो, मैंने क्या बोला कि अगर मास फ्लो रेट कांस्टेंट है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितना अमाउंट का फ्लूइड, जितना अमाउंट का वाटर, लेट्स से जितना वाटर का एग्जांपल ले लो, फ्लूइड में लेना हो तो जितना अमाउंट का फ्लूइड किसी एक पॉइंट से एंटर हो रहा है, उतना अमाउंट का फ्लूइड अगले क्रॉस सेक्शन के थ्रू बाहर जा रहा है, तभी तो मास फ्लो रेट कांस्टेंट होगा। सोच के देखो, एग्जांपल ले लो, क्या, अगर तुमने यहां से इनपुट 4 दिया और अगर आउटपुट भी 4 हो रहा है, तो क्या कहोगे कि इनपुट और आउटपुट दोनों कांस्टेंट है। अगर तुमने इनपुट को यहां से 4 दिया लेकिन आउटपुट आपको 3 मिला, तो आप क्या कहोगे, क्या आप कहोगे कि आपका इनपुट और आउटपुट कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं, या जितना तुमने भेजा उतना मिला नहीं, तो कांस्टेंट तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन कह रहा है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू अगर आप मास फ्लो रेट मेजर करते हो तो वो सेम होता है, वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब कि जितना मास अंदर जा रहा है उतना ही मास बाहर भी आ रहा है, इसका मतलब तो यही है। ठीक है, तो हमेशा याद रख लो, कंटिन्यूटी इक्वेशन डिटरमाइन करता है क्या, मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट मतलब मास पर सेकेंड, अमाउंट ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड, उसको कहते हैं मास फ्लो रेट। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट वाइज लिखा जाए तो लिख लीजिए यहां कि कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है, द मास ऑफ द फ्लूइड, द मास ऑफ द फ्लूइड in a pipe passing a particular cross section area, नोट करिएगा, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूं मैं, in a pipe passing through a particular cross sectional area पर सेकेंड। देखिए मास पर सेकेंड की बात तो मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं m/s, ठीक है, इज सेम एज द मास पास थ्रू द अदर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, बताओ क्या कंटिन्यूटी इक्वेशन सबको क्लियर हुआ? फटाफट से, कैलकुलस कौन सी ब्रांच पढ़नी होगी यार, कैलकुलस तो पूरी मैथमेटिक्स और पूरी इंजीनियरिंग में पढ़नी होगी, बिना कैलकुलस के इंजीनियरिंग नल है भाई। फटाफट से मुझे फटाफट से बताइए कि क्या आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन का क्लियर पिक्चर बन गया? अभी खत्म नहीं हुआ कंटिन्यूटी इक्वेशन, ना 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 ना, अभी तो हमने मैथमेटिकल एनालिसिस की नहीं। अरे यार, कंटिन्यूटी इक्वेशन की मैथमेटिकल एनालिसिस तो की नहीं, अगर न्यूमेरिकल आया कंटिन्यूटी इक्वेशन तो उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उसको तो हमको देखना पड़ेगा ना। अभी अभी तो हमने समझा है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन का मतलब क्या है और कहता क्या है कंटिन्यूटी इक्वेशन, समझ आ गया? कंटिन्यूटी इक्वेशन सिंपल सी बात कहता है क्या, कि जो मास फ्लो रेट है, मतलब अमाउंट ऑफ लिक्विड, अमाउंट ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड जितना इंटर कर रहा है उतना ही बाहर जाएगा, और वो सेम रहेगा, मतलब मास फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो शॉर्ट में अगर आप यहां लिखना चाहो, ठीक, तो अब यार क्या करूं, वो पेन का बड़ा दिक्कत है यार मेरे साथ। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में आप क्या लिख लो, इसको शॉर्ट में आप लिख लो यहाँ की जो मास फ्लो रेट है ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। आप शॉर्ट में इसको ये भी लिख सकते हो, ठीक है, मास फ्लो रेट आपका कांस्टेंट। ठीक, अच्छा एक और चीज, क्या, अच्छा पता है तुमको, इस मास फ्लो रेट को ना कई बार घुमाने के लिए कुछ और भी लिखा जा सकता है। इस मास फ्लो रेट को हम डिस्चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्चार्ज। तो अगर कहीं डिस्चार्ज लिखा हो तो कंफ्यूज बिल्कुल मत करिएगा, क्यों भाई, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिस्चार्ज अगर कहीं लिखा हो जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं,
इसका मतलब भी होता है मास फ्लो रेट, ठीक है। तो या तो वो आपसे डिस्चार्ज कह देगा, या फिर कह देगा मास फ्लो रेट, या फिर कह देगा मास पर सेकंड। तो आप सबके लिए तैयार रहिए, ठीक है। इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। चलिए, अब ये तो खैर बात हुई किसकी, कंटिन्यूटी इक्वेशन की, ठीक। अब इसकी थोड़ी मैथमेटिकल एनालिसिस हम करते हैं। अब इसकी हम क्या करते हैं, थोड़ी मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। कैसे, मैथमेटिकली अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं कंटिन्यूटी इक्वेशन को, वही हमको समझना है और बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। 2-3 लाइन का है, बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको समझ आ जाएगा। देखो, मैथमेटिकल इक्वेशन को लिखा जाता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन को, दैट इज रो वन भी वन, समझिएगा, फिर से लिख रहा हूं मैं आपके सामने, ठीक है, थोड़ा अच्छे से, ठीक है। कैसे लिखा जाता है, लिखा जाता है रो वन बी वन ए वन इज इक्वल्स टू रो टू वी टू ए टू, ठीक। ये है कंटिन्यूटी इक्वेशन का कौन सा वर्जन, मैथमेटिकल वर्जन। कौन सा वर्जन, मैथमेटिकल वर्जन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे, कैसे, रो वन वी वन ए वन इज इक्वल्स टू रो टू वी टू ए टू। अभी चिंता मत करो कैसे इक्वल हुआ, अभी अभी बताता हूं मैं, ठीक है। फिलहाल समझो क्या है, रो वन है, क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, कौन सी, अच्छा रो वन वी वन को ऐसे मत समझो, रुको मैं इसको ऐसे समझ लो, क्या, पहले लिख लो वी वन ए वन, फिर मैं रो वन और रो टू की कहानी समझ तुमको समझाता हूँ। वी वन ए वन वी टू ए टू, ठीक। वी वन ए वन वी टू किधर गई, ये रही, ठीक है। वी वन क्या है, वी वन है वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट, किधर, एट क्रॉस सेक्शन वन। ए वन क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट वन। सिमिलरली वी टू क्या है, वेलोसिटी है किसकी, फ्लूइड की, एट क्रॉस सेक्शन टू। सिमिलरली एरिया ऑफ द फ्लूइड एट क्रॉस सेक्शन टू। अब भाई क्रॉस सेक्शन टू, अरे यही तो है। अरे भाई सोच के देखो, मैंने क्या बोला शुरुआत में, मैंने बोला ना कि एक पाइप जो है उसका क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है। एक क्रॉस सेक्शन तुम्हारा थोड़ा मोटा है तो अगला तुम्हारा पतला है। तो जो तुम्हारा पहला क्रॉस सेक्शन अगर मैं उसको A1 कह दिया, लेट्स से इस वाले क्रॉस सेक्शन को मैं 1 कह देता हूं, और पतले वाले क्रॉस सेक्शन को मैं 2 कह देता हूं, तो क्रॉस सेक्शन 1 पे जो वेलोसिटी होगी उसको मैं क्या कहूंगा, V1 कहूंगा। और क्रॉस सेक्शन 1 जो होगा तुम्हारा A1, दैट विल बी पहला पहला एरिया क्रॉस सेक्शन का। सिमिलरली अगर क्रॉस सेक्शन 2 पे जो वेलोसिटी होगी उसको मैं V2 कहता हूं, तो दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं A2 कहूंगा। तो मैंने वही तो लिखवाया है, B1 A1 B2 A2। अब बात है ये रो वन और रो टू की, ठीक है। तो एक्चुअल में जो मैंने ये कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखा है ना, इसको कहते हैं कंप्लीट कंटिन्यूटी इक्वेशन। लेकिन अभी आपको कौन सा पढ़ना है, आपको पढ़ना है V1 A1 इज इक्वल्स टू V2 A2। ये भी कंटिन्यूटी इक्वेशन है और आपको यही पढ़ना है। क्यों भाई, तो फिर आप रो क्यों लिखवाए सर, यार रो लिखवाया जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म इसका होता है रो वन भी वन ए वन इज इक्वल्स टू रो टू भी टू ए टू। लेकिन पढ़ना आपको कौन सा है, भी वन ए वन इज इक्वल्स टू भी टू ए टू। क्यों सर, यहां से यहां हम क्यों आए, यहां से यहां हम कैसे आए, ये समझाओ, मैं ये आपको समझना चाहता हूं। क्योंकि अभी आप जितना भी आप फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर अपने सिलेबस के अंदर पढ़ोगे, उन सभी के अंदर जो आप ये फ्लूइड लोगे ना, ये फ्लूइड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होगा। हाँ, क्या लिखा मैंने, मैंने एक लाइन लिखी है, कौन सी, इन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का केस होता है जब हम इनकंप्रेसिबल फ्लूइड को कंसीडर करते हैं, तब आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन सिर्फ लिखा जाता है V1 इंटू ए वन इज इक्वल टू V2 इंटू A2। और आपके सिलेबस में जो भी पढ़ना है आपको, सब का सब इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के बारे में ही पढ़ना है। इसीलिए आप जो कंटिन्यूटी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, दैट विल बी V1 A1 इज इक्वल्स टू V2 A2। सर ऐसा क्या हो गया इनकंप्रेसिबल फ्लूइड में, याद रखिएगा, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का मतलब ये है कि जो आपका रो वन होगा वो बराबर होगा रो टू के। मतलब इनकंप्रेसिबल फ्लूइड में जो डेंसिटी होती है फ्लूइड की वो कांस्टेंट होती है, वो बदलती नहीं है। इनकंप्रेसिबल नाम से पता लग रहा है, अगर आप उसको दबा के उसकी डेंसिटी को चेंज करना चाहो तो वो चेंज नहीं होगी। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का मतलब जो कि दबने से उसकी डेंसिटी ना बदले, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहे। तो सोच के देखो, अगर इसी जनरल इक्वेशन को मैं इनकंप्रेसिबल के लिए लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है
कि आपका रो वन और रो टू बराबर हो गया, तो क्या आप यहाँ से रो वन रो टू को नहीं काट सकते हो? जब आप रो वन रो टू को काट दोगे तो V1 A1 इक्वल्स टू V2 A2 ही तो आएगा। बट फिलहाल यहाँ मत काटिए, मैं आप समझाने के लिए सिर्फ काट रहा हूँ यहाँ। क्यों भाई? ये जनरलाइज्ड इक्वेशन तो यही है जिसमें हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ये इक्वेशन कब वैलिड होगी? ये कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए वैलिड होगी। अब आप इस चीज को समझ गए होंगे। जब आपका फ्लूइड कंप्रेसिबल है, मतलब जब आप फ्लूइड को अगर आप दबा के फिजिकली, कंप्रेसिबल का मतलब आप फ्लूइड को दबा के फिजिकली उसकी डेंसिटी को बदल सकते हो। इसलिए देखो मैंने बोला कि रो वन और रो टू। रो वन क्या है? रो वन वो डेंसिटी है जब आपका फ्लूइड जो हो वो कंप्रेस नहीं हुआ है, लेकिन कुछ देर बाद अगर आप फ्लूइड को दबा दे रहे हो, कंप्रेस कर दे रहे हो, तो उसकी डेंसिटी बदल जाएगी और फिर जो वो रो वन से रो टू हो जाएगा। तो याद रख लो, जो पहला इक्वेशन लिखा गया है वो कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए लिखा गया है, या फिर इसको आप जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन भी कह सकते हो। लेकिन आपको कौन सा पढ़ना है? आपको इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का पढ़ना है, जिसमें रो वन और रो टू दोनों बराबर होंगे। और अगर रो वन और रो टू बराबर होंगे तो आप जनरल फार्मूले से दोनों को काट सकते हो, और काट क्या लिख सकते हो? V1A1 इक्वल्स टू V2A2। तो आपको मैंने कंप्रेसिबल का भी फार्मूला दे दिया, मैंने इनकंप्रेसिबल का फार्मूला दे दिया, मैंने टर्मिनोलॉजी आपको समझा दी, V1A1 V2A2। अच्छा, अब एक चीज, कंटिन्यूटी इक्वेशन का मैथमेटिकल फॉर्म तो ये है, बट क्या किसी को जानना है कि यार कंटिन्यूटी इक्वेशन को आप V1A1 V2A2 ही क्यों लिखते हो? हैं? हम नहीं मानते, हम नहीं मानते कि ये इक्वेशन आपने करेक्ट लिखा है। हमको सही से लिख के बताओ, हमको प्रूफ करके बताओ कि V1 इंटू A1 इक्वल्स टू V2 इंटू A2 कंटिन्यूटी इक्वेशन ही होता है। सोच के देखो, आओ तुमको प्रूफ करके दिखाते हैं। V1A1 इज इक्वल्स टू V2A2, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, कंटिन्यूटी इक्वेशन एक ही बात बोलती है, क्या? कि मास पर सेकंड कांस्टेंट होना चाहिए दोनों क्रॉस सेक्शन में। मतलब जितना मास पर सेकंड एक क्रॉस सेक्शन में है, उतना ही मास पर सेकंड दूसरे क्रॉस सेक्शन में भी होना चाहिए। तो मास पर सेकंड बराबर होना चाहिए दोनों साइड, है कि नहीं? सोच के देखो, मैं बराबर करके दिखाऊं तुमको? देखो मैं बराबर करके दिखाता हूं, देखो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी समझो। ऐसे पढ़ाया जाता है, अगर ये समझोगे तो सब कुछ समझ आएगा। देखो V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? V क्या है? वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ। सोच के देखो, सोच के देखो, एक तरह के लिए क्या कर सकता हूँ? वेलोसिटी को मैं मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ? इंटू मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ। सिमिलरली इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं? इस वाले केस में भी क्या लिख सकता हूँ? मीटर पर सेकंड इंटू मीटर लिख सकता हूँ। सोच के देखो, क्या हुआ? आवाज आ रही है मेरी? एक बार, लगता है, अरे आवाज, आवाज मेरी आ रही है? हेलो? क्या क्या मेरी आवाज आ रही है तुम तक? शायद बीच में कनेक्शन कट गया था। क्या मेरी आवाज आ रही है? बात जल्दी से बताओ। शायद नेटवर्क के एरर की वजह से कनेक्शन कट गया था। फटाफट से, लैग। अभी बताओ, अभी 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 ठीक है? हाँ, मुझे ऐसा लगा यहाँ से स्क्रीन ब्लैंक। अभी भी, अभी 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 तो नहीं है ना? अभी ठीक है? हैं? अभी ठीक है? अभी ठीक है? फटाफट से जल्दी सब बताओ। क्या अभी ठीक है? कोई ब्लैंक ब्लैंक स्क्रीन तो नहीं आ रही ना अभी तो? अब चलो, आज ओके 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 ओके, ठीक है। वो सडन से हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बताया, हम कहा थे, हम ये देख चेक कर रहे थे हम कि ये कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको सही चीज बताता है कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, सोच के देखो, मैंने क्या बताया था? क्या वेलोसिटी क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी को लिख सकते हो मीटर पर सेकंड। एरिया को क्या लिख सकता हूँ? मीटर स्क्वायर। सिमिलरली दूसरे साइड भी तो मैं लिख सकता हूँ, वेलोसिटी क्या लिख सकता हूँ? मीटर पर सेकंड। और एरिया को लिख सकता हूँ मीटर क्यूब, ठीक है। अब सोच के देखो, जनरलाइज फॉर्म क्या है कंटिन्यूटी का? कंटिन्यूटी इक्वेशन जनरल फॉर्म क्या है? रो वन V1A1 इक्वल्स टू रो टू V2A2, ठीक है। तो सोच के देखो, दोनों साइड क्या है? रो वन है। अच्छा, अगर मैं रो क्या होता है भैया? डेंसिटी। और डेंसिटी यूनिट क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब। पढ़ा है सबने? सोच के देखो, क्या सबने पढ़ा है? केजी पर मीटर क्यूब होता है, बिल्कुल होता है। तो जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या है? रो वन V1A1 इक्वल्स टू रो टू V2A2, ठीक है। रो वन की यूनिट केजी पर मीटर क्यूब,
V1 और A1 की यूनिट सोचो, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, क्या ऊपर मीटर क्यूब हो जाएगा और नीचे सेकंड हो जाएगा। सिमिलरली इधर रो 2 की यूनिट, ये भी तो केजी पर मीटर क्यूब ही होगा। और V2 इंटू A2 क्या लिख सकता हूं यहां से, मीटर इंटू मीटर क्यूब, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मतलब यहां भी क्या लिख सकता हूं, मीटर क्यूब पर सेकंड। सोच के देखो, अब देखो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कटा, क्या बात है, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कटा, क्या बात है, क्या आया, केजी पर सेकेंड, इधर भी आया केजी पर सेकेंड। और केजी पर सेकेंड का मतलब कि मास पर सेकेंड इज इक्वल्स टू मास पर सेकेंड। क्या दोनों साइड मास पर सेकेंड आया, इसका मतलब कि मास फ्लो रेट या फिर मास पर सेकेंड कांस्टेंट है। मतलब ये जो इक्वेशन लिखा गया है सर मैथमेटिकली, दैट इज एब्सोल्युटली एंड 100% करेक्ट। प्रूव हो गया कि नहीं, जल्दी बताओ, क्या ये प्रूव हो गया, क्या ये आपको क्लैरिटी हो गई कि यस सर, कंटिन्यूटी इक्वेशन को हम a1 इंटू बी वन इज इक्वल्स टू a2 इंटू बी टू इनकम्प्रेसिबल के लिए लिख सकते हैं। और जनरलाइज फॉर्म क्या है, रो वन a1 b1 इक्वल्स टू रो टू a2 b2। बोलो मजा आया, बोलो मजा आया, क्या सबको ये क्लैरिटी मिल गई कि यस दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, और यहां समाप्ति होती है आपकी किसकी, कंटिन्यूटी इक्वेशन की। लेकिन अभी एक और चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, क्या, वो क्या है, वो ये है, सोच के देखो। शुरुआत में मैंने क्या बताई थी, अभी जब हम शुरू किए थे हमने क्या बताया था कि जैसे ही मैंने एरिया को पतला किया वेलोसिटी बढ़ गई। मैंने क्या बोला, जैसे ही हमने एरिया को पतला किया वेलोसिटी बढ़ गई। अब आ जाओ वापस कंटिन्यूटी इक्वेशन में, आ जाओ वापस कंटिन्यूटी इक्वेशन में। अब सोच के देखो, हमने अभी भी पढ़ा है क्या, a1 b1 इक्वल्स टू a2 b2। अब सोच के देखो, अगर मैंने a2 को अगर मैं कम कर दूं, जो मैंने किया था अभी पिछले वाले केस में, तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि सर a2 और b2 का प्रोडक्ट जो हो वो कांस्टेंट रहे। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन यही तो बोलता है कि a1 b1 इक्वल्स टू a2 b2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब कि मास फ्लो रेट इज इक्वल्स टू मास फ्लो रेट, वो कांस्टेंट रहे। तो सोच के देखो कि अगर a2 इंटू b2 मतलब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर हमको कांस्टेंट रखना है, तो अगर मैं एरिया को घटा रहा हूं, तो क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन को मेंटेन रखना है, उसको ओवरऑल प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना है, तो क्या वेलोसिटी नहीं बढ़ जाएगी। सोच के देखना, सोच के देखना, कंटिन्यूटी इक्वेशन तुमको यही बता रहा है कि अगर आप एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप घटाते हो किसी पाइप का, तो ऑटोमेटिक वेलोसिटी उसकी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर आप एरिया को घटा रहे हो तो मजबूरी है कि वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा, ताकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आए, बदले नहीं। इसीलिए मैंने तुमको शुरुआत में ये चीज बताई, जब आप क्रॉस सेक्शन एरिया घटाते हो तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी ऑटोमेटेड बढ़ जाती है। रही बात प्रेशर की, ये प्रेशर क्यों घट जाता है, तो ये बिल्कुल चिंता मत करिए, नेक्स्ट लेक्चर इसी पे जब हम बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ लेंगे तो इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल मैंने इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया कि जब आप एरिया घटा रहे हो तो वेलोसिटी क्यों बढ़ जा रही है, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन मेंटेन रह रहा है उस क्रॉस सेक्शन पाइप के थ्रू। और वो यही कहता है कि अगर एरिया क्या हो घटेगा तो वेलोसिटी को बढ़ना ही होगा, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट को रखना है इसी वजह से। क्लियर है, बताओ फटाफट से मुझे बता दो, क्या ये चीज क्लियर है सबको, ठीक, ठीक, क्लियर है, बताओ, बहुत बढ़िया। तो यही मैं आप सभी को एक्सप्लेन करना चाहता था, ठीक है। और आज समय नहीं बचा है, वरना आज ही बर्नौलीज इक्वेशन भी शुरू हो जाता। ठीक, ठीक है। तो आई लाइक टू एंड दिस सेशन टुडे। मिलेंगे आपसे कल के लेक्चर में, ठीक है। आई थॉट आपको ये चीज मजा आया होगा, इसकी क्लैरिटी आपको बन गई होगी। और आप जब पहले पढ़ोगे बड़ा कंफ्यूजन होता है ये सारे टॉपिक्स में, जब आप पहली बार क्लास 11 और 12 पढ़ते हो ना, ये सब समझ नहीं आता है, ऊपर ऊपर से जाता है। ठीक, क्यों, आप सही 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 पर्सन से सही जगह नहीं पढ़ते हो। जब आप सही जगह सही तरीके से पढ़ोगे ना, तो हर चीज़ आसान हो जाएगी। ठीक, तो इसको इसका चिंता तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, अभी मैं प्रोडक्ट शुरू कर दिया हूँ, अभी अगर मैं फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया हूँ, अभी वेव्स जब मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वेव्स मुझे ही पढ़ाना है, ठीक है, मुझे पता है पहले से ही।
वेव्स मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो जब वेव्स की जो क्लैरिटी जो आप लोगे ना मेरे से, ठीक है, फिर उसके बाद आप थैंकफुल रहोगे और आप इस चीज़ को याद रखोगे कि हाँ सर ने पढ़ाया था। मैंने केमिस्ट्री बहुत ढंग से पढ़ाई है, बहुत बढ़िया से पढ़ाया है, जो केमिस्ट्री मेरे से पढ़े हैं वो जानते हैं, ठीक है। और फिजिक्स तो मैं भाई मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। फिजिक्स मैंने बहुत अच्छा स्कोर भी किया था जेई में, मेरा 98.68% आए थे फिजिक्स में, ठीक है। दिस इज माई मास्टर सब्जेक्ट, ठीक। और भी डेप्थ एनालिसिस हम करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज समय नहीं है, वरना आज और आगे कंटिन्यू नॉलेज क्वेश्चन भी आज मैं शुरू कर देता और नॉलेज क्वेश्चन कल समझाऊंगा, बहुत मजा आएगा, बहुत ढंग से समझोगे, ठीक है। क्या लिखा है एक एक मतलब समझाऊंगा तोड़ के, ठीक। चलिए फिलहाल आई लाइक टू एंड दिस सेशन, ठीक है। मिलेंगे आपसे कल के लेक्चर में।